हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो सेशन है ये है यूरोप महाद्वीप अर्थात यूरोप कॉन्टिनेंट को आज हम पढ़ने वाले हैं। और यदि हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है इसके बारे में जो भी बेसिक जानकारियाँ हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली बात, जो यूरोप है इस क्षेत्रफल में पता कर लें कि कौन से नंबर पर है और जनसंख्या में, तो क्योंकि बेसिक बातें हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि क्षेत्रफल में हम बात करें तो इसका नंबर आता है 5वें नंबर पर। ठीक है, क्षेत्रफल में जो है ये 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, क्षेत्रफल में 6ठे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल में 6ठे नंबर पर आता है और जो जनसंख्या है, जनसंख्या में 3रे नंबर पर आने वाला महाद्वीप है। तो क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में नंबर 1 पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, ठीक है, एशिया अफ्रीका, और इसके बाद आता है क्षेत्रफल में नॉर्थ अमेरिका तीसरे पर, चौथे पर साउथ अमेरिका, और इसके बाद आता है जैसे चौथे पर साउथ अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका 5वें नंबर पर अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका 5वें नंबर पर, 6ठे पे यूरोप आता है। तो यहीं तक हम पढ़ लेते हैं। 7वें पर जो 7वें नंबर है वो आता है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया इस क्षेत्रफल में, अब मुझे पहले क्षेत्रफल में पता कर लें। एशिया नंबर 1 पे, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका और 6ठे पर यूरोप। तो 6ठा नंबर कितना है क्षेत्रफल में है यूरोप का। जनसंख्या में एशिया और अफ्रीका के बाद जो है 3रा नंबर प्राप्त किए हुए है जनसंख्या में यूरोप। तो ये जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में हमने पढ़ लिया कि इसका क्या महत्व है। और यदि आगे हम बात करें कि यूरोप के उत्तर में क्या पाया जाता है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर यह है यूरोप। ठीक है, यूरोप के यदि उत्तर की बात करें तो उत्तर में पाया जाता है आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर इसके उत्तर में पाया जाता है। यदि इसके पूर्व की बात करें तो इंग्लिश चैनल भी पाया जाता है और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में। और यदि पूर्व में बात करें तो पूर्व में कई जैसे एक पर्वत पाया जाता है यूराल पर्वत, यूराल नदी, और एक काकेशस पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर। ये जो 5 पड़ते हैं यही यूरोप और एशिया का विभाजन करते हैं। तो अगर पूर्व की बात करें तो ये इसका जैसे यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर, ये काला सागर एवं काकेशस पर्वत जो है ये सभी विभाजन करते हैं एशिया से। तो इसके पूर्व में पड़ता है एशिया। और दक्षिण में यदि बात करें तो इसके पड़ता है भूमध्य सागर पड़ता है, और उसके नीचे जो है पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप। तो इसकी जो भी बेसिक बातें थी उसको हमने पढ़ा। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, जैसे एक है यूरोप। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया, ये 3 जो महाद्वीप हैं इनमें एक बेसिक बात है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी पठार या मरुस्थल नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूरोप के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन मैदान ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अफ्रीका है, अगर अफ्रीका देखा जाए तो अफ्रीका में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है उसमें पठार ही पाए जाते हैं। और यदि एशिया देखा जाए तो एशिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये 3 बातें मुझे बेसिक लगी तो मैंने आपको सोचा बता दूं। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यूरोप की यदि बात करें कि कुल देशों की संख्या, अगर कुल देशों की संख्या पूरी है तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो जैसे देखा जाए तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बातें रहती हैं। मैंने 2-3 किताबों में देखा तो यूरोप जैसे एक किताब थी उसमें 49 देश दिए हुए थे कि 49 जो देश हैं वो यूरोप में पड़ते हैं। और एक मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर तो उसमें उन्होंने बताया कि उसमें 51 देश हैं। और मैंने एक जगह और सोर्स देखा तो उसमें बता रहे हैं कि 46 देश हैं। तो एक कन्फ्यूजन वाली बात है, लेकिन यदि हम बात करें तो इसमें 51 देश पाए जाते हैं यूरोप में। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है ये आपसे पूछाएगा। तो रूस जो है, क्योंकि रूस यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, तो रूस का जो एशिया यूरोप में भाग पड़ता है ये भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही बड़ा है। और इस
क्षेत्रफल में जो क्षेत्र में पड़ता है यहाँ पर, वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही अधिक पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। तो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में ही रूस सबसे बड़ा देश है यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल में जनसंख्या दोनों में पूछा गया है। तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी जो है इसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो 840 जनसंख्या, केवल 840 लोग रहते हैं इस देश में, और ये यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप का भी एवं विश्व का सबसे छोटा देश है। और ये जो वेटिकन सिटी है ये कहाँ पड़ता है समझ लेते हैं थोड़ा। ये जैसे इटली है, इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी रोम है, ये रोम में ही पड़ता है। जो इटली की राजधानी रोम है, रोम में ही पड़ता है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी पड़ता है, और इसका ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश के नाम से जाना जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 440 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका इतना कम क्षेत्रफल है, 440 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका इतना क्षेत्रफल है। और ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है। और ये इटली जो है देश, यूरोप का जो देश है इटली, उसी की राजधानी रोम में ये स्थित है, और इसकी जनसंख्या 840 है। नेक्स्ट समझ लेते हैं हम यूरोप को एशिया से अलग करने वाले कौन कौन से हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत। मैं आपको एक साइड से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर अलग लेता हूँ। यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल नदी, और पड़ता है यूराल पर्वत, यूराल नदी। इसके बाद पड़ता है कैस्पियन सागर, ठीक। कैस्पियन सागर झील जो है वो भी पड़ती है। इसके बाद पड़ता है काला सागर, और पड़ता है जैसे यूराल पर्वत पड़ता है, यूराल नदी और कैस्पियन सागर और काला सागर। और एक पर्वत और पड़ता है, उसका नाम क्या है, तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर। तो ये चारों तो पड़ते ही हैं, और उसका मैं आगे बता दूंगा। तो ये 5 जो हैं ये यूरोप और एशिया से अलग करते हैं यूरोप को एशिया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उसको हम समझ लेते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो है ये यूरोप को ही कहा जाता है, यूरोप, ठीक है। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से भी टाइटल प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रांस एवं स्पेन को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है। तो ऐसा वह कौन सा पर्वत है जो फ्रांस एवं स्पेन को अलग करता है। तो फ्रांस एवं स्पेन को जो अलग करता है उसका नाम है पिरेनीज पर्वत जो है ये फ्रांस एवं स्पेन को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है। अगर आपसे पूछा है कि फ्रांस स्विट्जरलैंड को कौन अलग करता है पर्वत, तो उसका नाम है जूरा पर्वत। तो ये जो बेसिक प्रश्न है बाई चांस हो सकता है आपसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम समझ लेते हैं। AP9 पर्वत कहाँ है। तो AP9 जो पर्वत है ये इटली में पड़ता है। इटली में पड़ने वाला पर्वत है AP9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अगर आपसे पूछा है कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला जो है ये यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और लगभग 1700 किलोमीटर ये मतलब लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है हमारा यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और यदि बात करें जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है ये लगभग यूरोप के 7 देशों में पाई जाती है, और जो स्कैंडिनेवियन है ये यूरोप के 3 देशों में पाई जाती है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन 3 देशों में पाई जाने वाली श्रृंखला है यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है, और ये 1700 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। और जो यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, और ये 7 देशों में पाई जाती है, और लगभग 1200 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला है। जैसे बात करें यूरोप के
हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, और इस प्रकार से जो भी देश पड़ते हैं इसमें 7 देश हैं, प्रमुख 7 देश हैं जहाँ ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला पड़ती है। और जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो माउंट ब्लैंक आपसे पूछा जा सकता है। तो माउंट ब्लैंक जो है वो आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैसे 3 प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो स्कैंडिनेवियन। यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो पूरे यूरोप में यदि हम बात करें तो है माउंट एल्ब्रूस। जो माउंट एल्ब्रूस है, हाँ मैं आपको बताना चाहता था वो अब ध्यान आया, जो काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत, जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर और ये काकेशस पर्वत, ये 5 जो हैं ये यूरोप और एशिया की सीमा का विभाजन करते हैं। तो ये काकेशस पर्वत भी पड़ता है। और मैं आपको बता दूँ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसी काकेशस पर्वत की चोटी है, माउंट एल्ब्रूस। तो माउंट एल्ब्रूस जो है इसकी बात करते हैं तो ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप की रीढ़ की हड्डी किस नदी को कहते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोप की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है तो रीढ़ की हड्डी के नाम से जानी जाती है जो राइन नदी है, राइन नदी को यूरोप की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। और यदि बात करें राइन नदी है, इसे यूरोप का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है, रूर क्षेत्र या फिर काला प्रदेश, ठीक है। यूरोप का रूर क्षेत्र या यूरोप का काला प्रदेश के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। इटली की गंगा, आपसे पूछा जाएगा कि इटली की गंगा या इटली की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? कौन सी नदी है जिसे इटली की गंगा या इटली की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं? उसका नाम है पो नदी। जो पो नदी है उसे इटली की गंगा या इटली की जीवन रेखा के नाम से टाइटल प्राप्त है, इसका नाम है पो नदी। पेरिस शहर किस नदी के किनारे? तो जो पेरिस शहर है उसकी यदि हम बात करें तो ये पेरिस शहर सील नदी के किनारे है, सील नदी। तो ये कभी कभार नदियों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पेरिस शहर सील नदी के किनारे स्थित एक शहर है। और पेरिस किसकी राजधानी? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। एटना, जैसे अब जो है ज्वालामुखी से 4 प्रश्न मैंने लिए हैं उनको समझ लेते हैं। तो अगर बात करें एटना, जो एटना ज्वालामुखी है या सिसिली है, इन 4 ज्वालामुखी में जो हैं 4 हैं, इनमें से 3 तो हैं सक्रिय ज्वालामुखी और एक है प्रसुप्त या बात करते हैं। जैसे एटना ज्वालामुखी और सिसिली और वेसुवियस, ये तीनों ही पाए जाते हैं, ये तीनों एक ही देश में पाए जाते हैं जिसका नाम है इटली, ठीक है। इटली में पाए जाने वाले तीनों ज्वालामुखी हैं, लेकिन एटना एवं सिसिली ये दोनों के दोनों सक्रिय हैं। तो एटना ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? इटली में। सिसिली कहाँ पाया जाता है? इटली में। और ये कैसे ज्वालामुखी? दोनों तो सक्रिय है, ये दोनों सक्रिय है। लेकिन वेसुवियस जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब प्रसुप्त इस प्रकार के होते हैं कि वो अभी तो शांत हैं लेकिन कभी भी जागृत हो सकते हैं। इस प्रकार से जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इनका कभी भी उद्गार भविष्य में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसकी यदि बात करें, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से इसे जाना जाता है स्ट्रोम्बोली को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उनको हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे यदि हम बात करें जो है प्रश्न हमारा इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल जो है एक किन को अलग करता है, ये प्रश्न है। तो इंग्लिश चैनल के बात करें उत्तरी सागर,
उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर प्लस दूसरा कौन सा है, तो इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, सॉरी बाल्टिक सागर नहीं है, उत्तरी सागर और पड़ता है अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंग्लिश चैनल किनको अलग करता है या जोड़ता है, तो उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच पड़ता है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल एक समुद्र है, लेकिन इसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है क्योंकि उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा ब्लैक माउंटेन पर्वत क्या है, तो ब्लैक माउंटेन पर्वत की बात करें तो ये एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। ब्लैक मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने गलत बोल दिया। जो एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, इसे ही ब्लैक माउंटेन पर्वत का उदाहरण कहा जाता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसका नाम है और ये ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, ब्लैक माउंटेन, ये की बिंदी नहीं है यहाँ पर, तो ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और ये जर्मनी में स्थित है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में पाया जाता है। और ये आगे हम बात करें, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यदि यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो उसका नाम है वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वोल्गा नदी जो है एक काला सागर में गिर जाती है, काला सागर में अपना पानी गिराती है। नेक्स्ट है हमारा, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है जैसे डैन्यूब नदी। ये डैन्यूब नदी बहुत ही प्रसिद्ध है, ये यूरोप के 10 देशों में प्रवाहित होती है, 10 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइन नदी का उद्गम स्थल। जो राइन नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, तो है कॉन्स्टेंस झील। ये झील जो है कॉन्स्टेंस झील जो है यहीं से उद्गम होता है राइन नदी का। तो राइन नदी का उद्गम स्थल है कॉन्स्टेंस झील और ये यूरोप में पड़ती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप की राजधानी किस नदी के किनारे है, तो सबसे पहले पता लगे कि यूरोप की राजधानी कौन सी है, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, तो पहले कीव, जो कीव राजधानी है यूक्रेन की। और एक किस नदी के किनारे, तो ये है नीपर नदी के किनारे, नीपर नदी के किनारे है यूक्रेन की राजधानी कीव। और मैं बता दूंगा आपको, वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी चल रहा है। ये नीपर नदी जो है तो नीपर नदी जो है वो यूक्रेन की राजधानी मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे है। नेक्स्ट हम बोलते हैं, रोम किस नदी के किनारे बसी है, तो रोम जो है वो रोम भी एक देश की राजधानी है जिसका नाम है इटली। तो इटली की राजधानी है रोम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, तो इटली की राजधानी है रोम। अब पता लगे कि जो रोम है किस नदी के किनारे, तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे, जो टाइबर नदी है इसी के किनारे है और रोम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेंस नदी के किनारे बसा है। टेंस जो है वह किस नदी के किनारे, टेंस नदी है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो टेंस जो मैं आपको बता दूं लिस्बन शहर है, ये लिस्बन शहर जो है ये टेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये लिस्बन है क्या, तो ये पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी। तो आप समझ गए होंगे कि पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और ये लिस्बन टेंस नदी के किनारे स्थित है। अब हम पढ़ लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्री नदी के किनारे बसा शहर। जो स्प्री नदी है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हालांकि मैंने जो विश्व में नदियों के किनारे प्रमुख शहर जो किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में एक वीडियो भी अपलोड किया था। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्प्री नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो बात करते हैं जैसे बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और बात करते हैं नेक्स्ट, तो सबसे पहले तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन,
और जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है यही इस क्रीग नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा स्टेपीज घास के मैदान कहाँ हैं। तो ये घास के जो स्थल होते हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये स्टेपीज जो घास के स्थल वाले जो घास के स्थल होते हैं इनसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप अगर उसको आपने देख लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो घास के स्थल से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने मैप वाइज सारी बातें बताई हैं और आपके दिमाग में मैप भी छप जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं। तो स्टेपीज घास के स्थल कहाँ हैं। तो और सबसे पहले यार ये शीतोष्ण घास के स्थल हैं, शीतोष्ण घास के स्थल हैं, और ये स्टेपीज घास के मैदान जो हैं इसकी बात करें तो ये रूस में है। रूस, और ये रूस का कौन सा पार्ट है। तो ये बात करें ये पढ़ते तो पूर्ण रूप से रूस में ही है, लेकिन जैसे बात करें ये है रूस। रूस का आधा भाग इधर पड़ जाता है यूरोप में और आधा भाग एशिया में, और यहाँ पर यूराल पर्वत यूराल नदी इस प्रकार से पड़ते हैं, तो ये दोनों में ही पड़ते हैं, तो इसलिए कहा जाता है यूरेशिया। यूरेशिया ये यूरेशिया वाला पार्ट पड़ जाता है, लेकिन ये रूस का आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट इधर, लेकिन ये पड़ते हैं रूस में और ये यूरेशिया वाले भाग में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुष्टाज। ये पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्टाज जो है ये यूरोप में पड़ते हैं, यूरोप में, और कौन से देश में पड़ते हैं। तो हंगरी, हंगरी देश में पड़ते हैं पुष्टाज घास के मैदान। और ये कैसे घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और स्टेपीज ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब जलसंधियों से थोड़ा समझ लेते हैं कि किर्च जलसंधि दी गई है। तो किर्च जलसंधि इसमें पूछा गया कि एक किन के बीच जलसंधि है। तो किर्च जलसंधि जो है ये एजोब सागर, एजोब सागर, एजोब सागर प्लस जो काला सागर है, काला सागर, एजोब सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जलसंधि है, जिसे हम किर्च जलसंधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा डोबर जलसंधि। यदि डोबर की हम बात करें तो डोबर जलसंधि जो है ये उत्तरी सागर, उत्तरी सागर और है अटलांटिक सागर। ठीक है, तो उत्तरी सागर और सॉरी अटलांटिक नहीं, क्योंकि डोबर जलसंधि जो है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच पड़ती है। इंग्लिश चैनल मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, इंग्लिश चैनल एक सागर है, इंग्लिश चैनल। तो डोबर जलसंधि उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के बीच पड़ने वाली जलसंधि है, और किर्च जलसंधि एजोब सागर एवं काला सागर के बीच पड़ने वाली जलसंधि है। नेक्स्ट प्रश्न को हम समझ लेते हैं, बासफोरस जलसंधि किसके बीच पड़ती है। तो जो बासफोरस जलसंधि है इसकी बात कर लेते हैं। ये बासफोरस जलसंधि पड़ती है तुर्की में। ठीक है, ये तुर्की में पड़ती है, और एक काला सागर है, काला सागर को जोड़ती है मरमरा सागर से, मरमरा सागर से। बासफोरस जलसंधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ने वाली जलसंधि है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कील नहर। एक कील नहर जो है ये बाल्टी सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से। उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ने वाली जलसंधि है कील नहर, सॉरी जलसंधि नहीं नहर। तो कील नहर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ती है। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे प्रश्न है, फ्रांस को इटली से अलग करने वाला पर्वत है। ये फ्रांस जो है, फ्रांस को इटली से कौन सा पर्वत है जो अलग करता है। तो उसका नाम है आल्प्स, आल्प्स पर्वत है, ये फ्रांस को इटली से अलग करता है। तो महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखते हैं, क्योंकि जो आल्प्स पर्वत है ये पूरे यूरोप में 7 देशों में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झीलों का देश किसे कहते हैं। तो झीलों का देश जो है फिनलैंड, फिनलैंड जो है ये यूरोप में ही पड़ता है, यूरोप में। तो फिनलैंड जो है यूरोप में पड़ता है, और इसे झीलों का देश कहा जाता है, मतलब इसे 1000 झीलों का देश के नाम से भी टाइटल प्राप्त है, मतलब यहाँ बहुत अधिक झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको समझ लेते हैं। लंदन विश्व का सबसे बड़ा नगर है, उसका क्षेत्रफल कितना है। यदि हम लंदन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नगर के टाइटल जो है वो इसी को प्राप्त है, और इसका क्षेत्रफल जो है 1820 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1820 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है, और ये
लंदन जो है इसकी बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, सॉरी ब्रिटेन जो है इंग्लैंड का पार्टी है, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और ये विश्व का सबसे बड़ा नगर है। इसका क्षेत्रफल 1820 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है हमारा रोटी की डलिया किसे कहते हैं। यदि हम रोटी की डलिया की बात करें तो यूक्रेन को टाइटल एक प्राप्त था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मतलब रूस एवं यूक्रेन के बीच जो युद्ध है लगभग 70 दिनों से चल रहा है, लगभग 70-75 दिन हो चुके हैं धीरे धीरे। तो इसके कारण यूक्रेन जो है बिल्कुल नष्ट हो चुका है। तो अब जितने भी टाइटल हैं इसके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि रोटी की डलिया पहले कहते थे, लेकिन अब जो है वहाँ कुछ भी रहने लायक रहा ही नहीं है। तो टाइटल क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो यूरोप का ऐसा कौन सा नगर है जो सर्वाधिक नगरीकृत है, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने पढ़ लिया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम यदि हम बात करें, बेल्जियम यूरोप का सबसे सर्वाधिक नगरीकृत बेल्जियम जो है यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। और बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो जो ब्रसेल्स देश है, ब्रसेल, इसकी राजधानी है बेल्जियम, ठीक है। तो अरे यार थोड़ी गलती हो गई, तो बेल्जियम की राजधानी ही है ब्रसेल, और जो है यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत देश है बेल्जियम। और इसकी यदि बात करें तो बेल्जियम जो है यहाँ पर 2 देशों के मुख्यालय हैं, जैसे देशों के नहीं, संगठन। एक है EU अर्थात यूरोपियन यूनियन, इसका भी मुख्यालय है यहीं। और एक है NATO, NATO। तो NATO जो है इसका भी मुख्यालय यहीं है ब्रसेल्स में। तो यूरोपियन यूनियन और NATO इसके दोनों के मुख्यालय जो है ब्रसेल्स में ही हैं। अब जो है आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और सभी प्रश्न जो थे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मैंने जितने भी महाद्वीप थे उनसे संबंधित एक करके वीडियो आपको मैं लेकर आया हूँ, और सारी बातें महाद्वीप वाइज हमने पढ़ी हैं। वैसे भी देखा जाए तो हमने जलधनिया का एक अलग वीडियो देखा था, और नदियों के किनारे बसे हुए शहरों का एक अलग वीडियो देखा था, और जलधाराओं वाली भी वीडियो मैंने अलग बनाई थी। इस प्रकार से अलग अलग जो महत्वपूर्ण वीडियो थी उनको मैंने अपलोड भी कर दिया है, और वो आपको मैप वाइज मैंने उसमें पढ़ाया था। तो अब हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।